इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक से। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसमें जो भारतीय क्षेत्र हैं उनका विभाजन किस रूप में किया गया है, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक, तो भारत का जो क्षेत्र है वो भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक है। कैसे व्यापक है, क्योंकि संघ में केवल राज्य ही शामिल होते हैं, जितने भारत के 28 राज्य हुए वो शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, राज्य तो शामिल होते ही हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं तथा ऐसे क्षेत्र भी शामिल होते हैं जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन, सीमा का निर्धारण और नाम में परिवर्तन। ठीक, तो आर्टिकल 3 को लागू करने की 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी, कि इससे संबंधित जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, संस्तुति देने के पहले संबंधित राज्य के पास निश्चित समय सीमा के अंदर इस विधेयक को भेजा जाएगा। ठीक है, हालांकि राज्य के मत को मानने के लिए राष्ट्रपति अर्थात संसद बाध्य नहीं है, लेकिन भेजना जरूरी है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संबंधित विधानमंडल को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। राज्य के मामले में तो बताने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह का कुछ करना हो तो वहाँ के विधानमंडल को बताने की ज़रूरत नहीं है। संसद जैसा चाहे वैसा कदम वहाँ के लिए उठा सकती है। नेक्स्ट है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। इसका मतलब क्या है, अर्थात भारत में क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। और अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, इसका क्या मतलब होता है, तो अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी गई है, अर्थात वहाँ पर अगर राज्यों की सीमा परिवर्तन से संबंधित कोई काम करना है तो उसके लिए राज्यों की अनुमति लेना जरूरी होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आर्टिकल जो 3 है उससे संबंधित जो भी काम किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन दोनों में बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएंगी। 9वां संविधान संशोधन 1960 किससे संबंधित है, बेरूवाड़ी मामला। क्या था ये बेरूवाड़ी मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, दरअसल बेरूवाड़ी एक क्षेत्र था जो पाकिस्तान को सौंपना था, क्योंकि उसी के आसपास पड़ता था वो। तो भारत किसी मतलब विदेशी क्षेत्र को शामिल तो कर सकता है लेकिन सौंप नहीं सकता, इसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो राज्यों की सीमा समाप्त कर सके या भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी राज्य के हाथों में दे सके। ऐसा करने के लिए उसे 368 में संशोधन करना होगा। ठीक, आगे बढ़ता है। ये बात तो हो गई। हालांकि फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अन्य देश के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं था। ठीक, 100वां संविधान संशोधन 2015 ये किससे संबंधित है, तो इसमें बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें बांग्लादेश ने क्या किया था, 51 क्षेत्र इंडिया को दिए थे और इंडिया ने क्या किया था, 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे। ये जो 100वां संविधान संशोधन था 2015 का, इसके तहत भारत के किन राज्यों
के भूभाग में परिवर्तन हुआ था? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान की सीमा विवाद से संबंधित जो भी समझौते हुए हैं वो कब कब हुए हैं, कौन कौन से थे, वो देख लेते हैं। पहला है रेड क्लिफ अवार्ड, ये कब आया था? 1947 में। दूसरा है बग्गे अवार्ड, ये कब आया था? 1950 में। फिर है नेहरू नून समझौता, ये कब आया था? 1958 में। ठीक, अब आते हैं हम लोग भाषाई प्रांत आयोग में। तो कैसे भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ ये देखते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी और सब लोग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? 1947 में एक 4 सदस्यीय एस.के. धर आयोग का गठन किया। ठीक, इस आयोग ने किया क्या? 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सब जांच पड़ताल करके इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन संभव नहीं है। इसने नकार दिया भाषाई आधार पर पुनर्गठन को और ये कहा कि पुनर्गठन जो है वो उसका क्या आधार होना चाहिए? प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय आधार, इस पर होना चाहिए पुनर्गठन। इसका लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, क्योंकि लोग तो चाहते थे कि लोग तो यही चाहते थे कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। जब नहीं हुआ तो विरोध होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि एक और समिति बनी, JVP समिति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो कांग्रेस ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को लेकर एक 3 सदस्यीय समिति बनाई। इसने भी क्या किया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन को नकार दिया। ठीक, अब क्या होता है कि जब 2 बार ये नकार दिए तो विद्रोह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह और ज़्यादा गहरा गए और मद्रास के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू हो गई और उस भूख हड़ताल में पोट्टी श्री रामुलु की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो फिर तो बवाल ही हो गया, एकदम चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तब सरकार ने क्या किया कि मजबूरी में भाषाई आधार पर एक प्रथम राज्य का गठन किया। ठीक है, कौन सा राज्य था वो? तमिलों के लिए आंध्र प्रदेश। कब बना था ये तमिलों के लिए आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, अब जब एक बार बन गया तो उसके बाद तो फिर सबको चाहिए था। इसके बाद फिर और बाकी राज्यों ने इसकी मांग करी। जब सब राज्य मांग करने लगे फिर क्या हुआ कि सरकार मजबूर हो गई। तो फिर सरकार ने क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब? 1953 में। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं हम लोग। कब आया था ये? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और सदस्य कौन थे? KM पडनेकर, हृदयनाथ कुंजरू। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में। अब इसके सुझाव देख लेते हैं। तो सुझाव क्या था कि इसने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को तो स्वीकार किया था क्योंकि उसी के लिए बनाया गया था यह आयोग। ठीक है, तो इसने ये सुझाव दिया था कि राज्यों की जो ABCD श्रेणी है उसको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ठीक है, बाद में फिर इसी आधार पर 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अच्छा, और ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि बाकी के राज्यों का जो गठन है वो कब कब हुआ था। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ये कब बने थे? 1960 में। दादर नगर हवेली, तो इसको 10वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 10वां संविधान संशोधन 1961। फिर गोवा, दमन और दीप, तो इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पहले किस संविधान संशोधन के तहत? 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक, फिर बाद में पहले गोवा तो केंद्र शासित प्रदेश बना था लेकिन फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया?
1987 में। ठीक, नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी कब केंद्र शासित प्रदेश बना है? 14वें संविधान संशोधन के तहत। नागालैंड 1963, हरियाणा और चंडीगढ़ 1966, पंजाब ये भी 1966। और पंजाब को जो राज्य बनाया गया था इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। वो कौन सा आयोग था? शाह आयोग 1966। हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972। अच्छा, ये जो 22वां संविधान संशोधन था 1969 का, ये किससे संबंधित है? इसमें मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया था। ठीक है, फिर पूर्ण राज्य जो है वो 1972 में बना। अब हम लोग सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। तो आज़ादी के समय यहाँ पर सिक्किम में किस राजवंश का शासन था? चोग्याल वंश। 35वां संविधान संशोधन 1974 देखते हैं। इसमें क्या किया गया? सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया। ठीक, इसके लिए आर्टिकल 2A बनाया गया, 2A, और 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। इसमें सिक्किम को क्या किया गया? 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित करके इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और किस आर्टिकल में रखा गया? 371 में। और उसी के साथ क्या किया गया? जो 35वें संविधान संशोधन में बना था, आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची, इन दोनों को निरस्त कर दिया गया। अगला है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये कब राज्य बने हैं? 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये कब बने? 2000 में। तेलंगाना 2014 में। अब आगे देखते हैं, कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन हुए हैं, कब कब हुए हैं वो देख लेते हैं। तो वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत से यूपी कब बना? 1950 को। मद्रास से तमिलनाडु कब बना? 1969। मैसूर से कर्नाटक 1973। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप बना, कब? 1973। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया? 1992। किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2006। पांडिचेरी से पुदुचेरी 2006। उड़ीसा से ओडिशा 2011। अच्छा, ये उल्फा जो उग्रवादी संगठन है वो किस राज्य का है? असम का। और इसके संस्थापक कौन थे? परेश बरुआ। 1979 में बना था ये। पीपुल्स वार ग्रुप नामक जो आतंकवादी संगठन है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और इसके संस्थापक सीतारमैया। 1980 में बना था ये। अब देखते हैं हम लोग बटलर समिति को। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। तो स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 559 ने स्वेच्छा से भारत संघ में विलय कर लिया था। बचती 3, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के आक्रमण के डर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जूनागढ़, ये जनमत संग्रह से आया था। हैदराबाद, यहाँ पे पुलिस कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पहले भाषाई आधार पर जो राज्य गठित किए गए थे वो कौन कौन से थे? असम, बिहार, उड़ीसा 1912 में ही गठित हो गए थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20।
देखते हैं। आर्टिकल 240 के अंतर्गत कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है 240 के अंतर्गत। तो किन के लिए है ये देख लेते हैं। 240 को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा। इसकी एक ट्रिक याद कर लेते हैं। अलदा दमन चेरी, अलदा दमन चेरी। तो का में क्या है? अंडमान निकोबार। खा में लक्षद्वीप। गा में दादर नगर हवेली। घा में दमनदीप। और अड़ा में पुदुचेरी। 56वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया था। 1954 तक दादर नगर हवेली किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। तो इसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक है संघराज क्षेत्र, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सारे फैक्ट को हमने कवर कर लिया है। और अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नागरिकता, सिटीजनशिप, भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। तो इसकी एक विशेषता है कि ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने हुए थे। ठीक, तो उन लोगों की पहचान करता है। अब हम लोग इसके अलग अलग आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या है? अनुच्छेद 5। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत का मूल निवासी हो, मतलब किसको किसको नागरिकता मिलेगी आर्टिकल 5 के तहत, वो भारत का मूल निवासी हो या 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 6 के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता है। ठीक है, तो उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है कि वो व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। ठीक, प्लस उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो। ठीक है। आर्टिकल 7 क्या है? भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। ये कैसे है? इनको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो वो जो व्यक्ति है वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, पहली चीज़ तो, लेकिन फिर वापस लौट आया हो, तो होगा क्या कि पंजीकरण के माध्यम से उसको पंजीकरण कराना होगा और उसके बाद 6 महीने तक यहाँ पे रहना होगा। इसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 देख लेते हैं। विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। 7 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 8 है, अनुच्छेद 8। विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। इसकी क्या शर्त है कि माता पिता या दादा दादी में से कोई एक अविभाज्य भारत में जन्मा हो, उसे पंजीकरण या पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करना होगा, तो मिल जाएगी उसको नागरिकता। आर्टिकल 9 क्या है? नागरिकता की समाप्ति। बहुत सारे नियम हैं, वो अपने आप समझ में आ जाते हैं। आर्टिकल 10 क्या है? अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। तो मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रह सकती है या तो संसद उसे छीने ना, या तो फिर वो खुद ना उसे छोड़े। आर्टिकल 11 क्या है? तो संसद नागरिकता से संबंधित नियम बना सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम बनाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, इसके तहत 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूभाग। तो जन्म से अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक पहले से होना चाहिए। अगर वंशानुगत रूप में उसे चाहिए तो उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर पंजीकरण के माध्यम से चाहिए तो कम से कम 7 वर्ष तक उसको पहले रहना होगा इंडिया में, उसके बाद उसको मिल जाएगी। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। अब देख लेते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषदें। तो क्या क्षेत्रीय परिषदों का संविधान में कोई प्रावधान है? तो इसका जवाब है
नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। तो ये संवैधानिक निकाय तो है नहीं, ये कैसे निकाय है? वैधानिक निकाय। इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई मंत्री। इनका उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो पूरब का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम का मुंबई, उत्तर का नई दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई और मध्य का इलाहाबाद। उत्तर पूर्वी राज्य इन परिषदों का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए एक अलग से परिषद बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972। इसके तहत उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना की गई है। ठीक, ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका प्रावधान किस में है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में। इनका उद्देश्य क्या है? इनका जो उद्देश्य है, देश में एकीकरण को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी भावनाओं को रोकना, केंद्र व राज्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच सहयोग की भावना का विकास करना। अच्छा, ये जो परिषदें हैं किन मामलों में सिफारिशें कर सकती हैं? आर्थिक व सामाजिक विकास के मामले में, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक एवं अंतर्राज्यीय परिवहन के मामले में, राज्यों के पुनर्गठन के मामले में। ठीक।